गुड मॉर्निंग। चलिए, हम लोग पिछले क्लास में क्या क्या पढ़े थे? रेजिस्टेंस पढ़े थे, कंडक्टेंस पढ़े थे, रजिस्टिविटी पढ़े थे, कंडक्टिविटी पढ़े थे। सारा चीज का फॉर्मूला जो निकला था सब एक ही जैसा था, यानी यह R इज इक्वल टू जो था m/n² टाउ इंटू L/a। ये पूरा जो है ये किसी कंडक्टर का प्रॉपर्टी है। नहीं, कंडक्टर जिस प्रॉपर्टी के आधार पर करंट के फ्लो का विरोध करता है उसी को हम लोग रेजिस्टेंस कहे थे। कोई दिक्कत? और कंडक्टर का जो मटेरियल का प्रॉपर्टी है ये, इसको हम लोग रजिस्टिविटी कहे थे। और इस रजिस्टिविटी का जो है और एक शब्द और पढ़े थे कंडक्टिविटी। ये क्या है? रजिस्टिविटी का उल्टा होता है। और एक और शब्द पढ़े थे कंडक्टेंस, जो कि इस रजिस्टेंस का उल्टा होता है। इतनी सारी बातों का हम लोग काफ़ी अच्छे से स्टडी कर रखा था। आज का जो टॉपिक है, आज का टॉपिक करंट डेंसिटी है। क्या है? करंट डेंसिटी। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से देखिएगा। बहुत लोग इसे गलत पढ़ाते हैं। करंट यह बच्चा गलत जानता है। करंट डेंसिटी मतलब होता है धारा घनत्व। बच्चों ध्यान से देखिए, डेंसिटी मतलब होता है घनत्व। समझने की कोशिश करना। डेंसिटी मतलब क्या होता है? घनत्व। हर एक चीज की डेंसिटी हो सकती है, सभी चीज का डेंसिटी होता है, यह बात हम लोग जानते हैं। नहीं, जैसे हम लोग चार्ज डेंसिटी पढ़े थे, बोलो तो चार्ज डेंसिटी कैसे निकला था? चार्ज, अगर चार्ज लाइन में है, किस में है? लाइन में रह रहा है तो लाइन से भाग दिए थे। बोलो, तो यह लिनियर चार्ज डेंसिटी था। फिर चार्ज अगर एरिया में रह रहा था, किस में रह रहा था? एरिया में रह रहा था, तो एरिया से भाग दिए थे, यह सरफेस चार्ज डेंसिटी निकला था। अगर चार्ज वॉल्यूम में रहता था तो वॉल्यूम से भाग देते थे और ये वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी निकला था। कोई दिक्कत? अगर हम मास डेंसिटी निकालें, क्या निकालें? जैसे कोई बॉडी है, उस बॉडी का हम क्या निकालें? तो मास डेंसिटी निकालें। बैठिए बैठिए जल्दी से, हिलाना नहीं इसको। अगर हम किसी बॉडी का मास डेंसिटी निकालें, ठीक है, मास किस में रहता है? बोलो, अरे ध्यान दीजिए 100%। ठीक है, मास किस में रहता है? बोलिए। जैसे कोई बॉडी है तो अगर पूरा एकदम भरा हुआ है तो हर जगह ना मास रहता है। किस में रहता है? क्षेत्रफल में रहेगा, लाइन में रहेगा, एरिया में रहेगा, वॉल्यूम में रहेगा। किस में रहता है? ओह, यानी मैथ प्रॉब्लम है, वॉल्यूम नहीं समझता है, साला रट लिया है, इसका मतलब है। ध्यान से देखो, ये घर जो है, ये घर जो है, इसका जितना स्पेस है पूरा नीचे ऊपर, इसको वॉल्यूम कहते हैं। क्या कहते हैं? नीचे जो सरफेस है उसको एरिया कहते हैं। क्या कहते हैं? उसको एरिया कहते हैं। तो समझोगे नहीं तो कैसे होगा? मैथ में प्रॉब्लम है, ध्यान से देखो। अब समझ में आ गया? तो मास बताइए कहाँ है? वॉल्यूम में। किस में है? इसीलिए आपको जब कभी पढ़ाया जाता होगा मास डेंसिटी केमिस्ट्री में, किस में? तो क्या करता था? मास बाय वॉल्यूम। मास बाय वॉल्यूम को ही हम लोग मास डेंसिटी कहते हैं। कभी कभी तुमको एनर्जी डेंसिटी पढ़ाता होगा, कभी कभी तुमको, तो एनर्जी ले लेता था और एनर्जी वॉल्यूम में रह रहा है अगर, तो वॉल्यूम से भाग दे देता होगा और ये क्या हो जाएगा? एनर्जी डेंसिटी। समझ में आ रहा है कि नहीं? ध्यान से देखिए, भूगोल में, ज्योग्राफी में हम लोग पढ़ते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी, जनसंख्या घनत्व। क्या पढ़ते हैं? किसका? जनसंख्या का घनत्व। तो जनसंख्या कितना है? नंबर ऑफ जनसंख्या
किसमें रहता है आदमी? सरफेस पर रहेगा कि वॉल्यूम में? वॉल्यूम में रहता आदमी। नहीं तुम है, तुम्हारे माथा पर भी बैठ जाता है, साला सरफेस पर है। कहां पर है? सरफेस पर है। गेहूं भले वॉल्यूम में रहेगा, समझ में आ रहा है कि नहीं? आदमी एक पर एक रहता है, बोलो सरफेस पर रहेगा। कहां रहता है? तो क्या लिखेंगे? नंबर ऑफ जनसंख्या बाय सरफेस एरिया कितना बड़ा है, भाग देने के बाद क्या निकल जाता है? जनसंख्या घनत्व। समझ में आ रहा है कि नहीं? यानी जिसकी भी डेंसिटी अगर आपको निकालना है उसमें भाग दे देते हैं कि वह रह कहां रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं? जितना भी जिसका भी डेंसिटी निकालना है, चाहे फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, मैथ में, बहुत बार, लगभग हमको लगता है 100 बार अलग अलग तरह का डेंसिटी हम लोग पढ़ते हैं सब सब्जेक्ट को मिलाकर। तो डेंसिटी का कॉन्सेप्ट ही क्लियर कर लो। हर एक जगह जिसका डेंसिटी कहा उसमें भाग दे दो जहां वो रह रहा है। जिसका डेंसिटी कहा उसमें भाग दे दो जहां वो रह रहा है, तो उसकी डेंसिटी निकल जाएगा। जैसे मैथ में कहा कि इस रूम के स्टूडेंट का डेंसिटी निकालिए। क्या निकालिए? समझ में आ रहा है कि नहीं? तो देख लेंगे इस रूम में कितना स्टूडेंट है, नंबर ऑफ स्टूडेंट। और स्टूडेंट रह कहां सकता है? एरिया में। कहां रह सकता है? एरिया से डिवाइड करेंगे, मैथ का सवाल बन जाएगा। और ये क्या कहलाएगा? स्टूडेंट डेंसिटी। क्या कहलाएगा? ये स्टूडेंट डेंसिटी। समझ में आया? तो हर डेंसिटी का कॉन्सेप्ट सेम है, हर एक डेंसिटी का कॉन्सेप्ट सेम है। तो सर क्वेश्चन ये उठता है कि एरिया से ही भाग क्यों दें उस चीज से? इससे रिजल्ट तुम्हें मिल जाएगा। ध्यान से देखना। देखो, अच्छा ये जो एरिया है, जैसे नंबर ऑफ स्टूडेंट है पर एरिया, यानी नंबर ऑफ स्टूडेंट और एरिया के रेशियो को स्टूडेंट घनत्व कहेंगे। कौन सा एरिया? जो एरिया एक्टिव है, जो एरिया मान के चलो इस रूम का पूरा एरिया 20 मीटर स्क्वायर है। कितना है? साला 5 मीटर स्क्वायर में बोरा उरा रखा हुआ है। 5 मीटर स्क्वायर में क्या रखा है? कुछ रखा है बोरा। क्या वहां स्टूडेंट बैठ रहा है? बोलो जल्दी से। तब अगर यदि स्टूडेंट डेंसिटी पूछा तुमको निकालने के लिए, तो आप क्या कीजिएगा? नंबर ऑफ स्टूडेंट बाय कौन सा एरिया? ये 20 कि 5? कौन सा है? कौन सा लेंगे? ना ही 20 ना ही 5, 15 में ना बैठ रहा है। तो ये एरिया कहलाता है एक्टिव एरिया। क्या कहलाएगा? ये एक्टिव एरिया। समझ में आ रहा है कि नहीं? उसी टाइप से वॉल्यूम पूरे नहीं लेना है, जो वॉल्यूम एक्टिव हो। अगर पूरे में स्टूडेंट बैठ रहा है तो पूरे लेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं? अगर पूरे वॉल्यूम एक्टिव है तो पूरा लेना पड़ेगा। समझ में आया नहीं आया? कोई दिक्कत? तो आपने क्या किया? 20 में 5 को फालतू वाले घटा दिया। समझ में आ रहा है कि नहीं? यानी कहने का मेरा मतलब ये है कि सर अब हमें समझ में आ गया डेंसिटी किसी का भी कहा निकालने के लिए, तो हम आराम से निकाल लेंगे। जिसका कहेगा उसको ऊपर, जिसका कहेगा उसको ऊपर, वो रह कहाँ रहा है उससे भाग दे देंगे, मतलब डेंसिटी मेरा निकल जाएगा। अब ध्यान से सुनिएगा बात को। क्या सुनना है बात को? जैसे देखिए, नंबर स्टूडेंट डेंसिटी निकाल के समझा रहा हूं। नंबर ऑफ स्टूडेंट बाय क्या? एरिया। चलिए बाबू, एरिया मान के चलो 20 है, खराब जगह नहीं है, ठीक है, हर जगह बैठ सकता है स्टूडेंट। तो देखो क्यों बताया, अगर इस रूम में तुम सोचो, इस रूम में अगर 40 बच्चा बैठा है, कितना बैठा है? इसका एरिया इतना है, ठीक है, 40 बच्चा बैठा है, ठीक है, एक बैच में। दूसरे बैच में 100 बच्चा बैठा है। बताइए कब ज़्यादा डेंसिटी होगा, मतलब घनत्व होगा? घनत्व का रिलेशन है घना से। बताइए, यही रूम है, इसमें एक बैच में 20 बैठ रहा है, ये 40 स्टूडेंट बैठा है, दूसरे बैच में 100 बैठा है। कब डेंसिटी ज़्यादा होगा? 100 बैठेगा, डेंसिटी ज़्यादा होगा। तो बताइए, यही चीज को नंबर ऑफ स्टूडेंट एक बार था 40, कितना था? 40।
और इसमें भाग दे दिए किससे 20 से, क्या रिजल्ट दिया 2। और दूसरे बैच में नंबर ऑफ स्टूडेंट 100 और भाग दे दिए किससे 20 से, क्या आया 5। आप जो कह रहे थे कि ज्यादा डेंसिटी होगा सर 100 बैठेगा तो बोलो, और 40 बैठेगा सर कम होगा, यह बताया कि नहीं कि 5 ज्यादा है और 2 कम है। समझ में आ रहा है कि नहीं? इसका मतलब सच में डेंसिटी को ऐसे ही बताना चाहिए। अब समझ में आ गया? एकदम आसान है। किसी भी चीज का डेंसिटी 100 बार आता होगा, 100 बार आता है मैथ में, केमिस्ट्री में और फिजिक्स में मिलाकर, इसीलिए एक ही बार क्लियर कर लो हर जगह का। किस चीज का डेंसिटी कर रहा है उस चीज को ऊपर में लिखें, वह चीज रह कहाँ रहा है उससे भाग दे दें, वही क्या कहलाएगा डेंसिटी कहलाएगा उस चीज का। समझ में आ रहा है कि नहीं? टॉपिक है करेंट डेंसिटी। क्या है? तनिक सोचिए, तनिक सोचिए, सोचिए करंट ऐसे फ्लो करता है कि नहीं? बोलो बोलो बाबू, किससे फ्लो करता है? इससे कि इससे? करंट किससे फ्लो करता है? इससे कि इससे? ये वाला एरिया से, क्रॉस सेक्शनल एरिया से। कौन करता है? करंट। बोलो, अगर तुमको कहा करंट डेंसिटी क्या होगा, बोलिए किसका डेंसिटी पूछ रहा है? करंट का। पास कौन कर रहा है? इस एरिया से, यानी क्रॉस सेक्शनल एरिया से, तो उससे भाग दे देंगे। ओहो चमका, यही क्या है? करंट डेंसिटी। क्या है ये? एकदम समझ में आया? हर एक तरह का डेंसिटी तुम लोग को समझा रहा हूं। अच्छा देखिए, ये वाला जो करंट डेंसिटी है ये सब पढ़ता है, ये सब पढ़ता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? लेकिन आपको थोड़ा और पढ़ना होगा, काहे कि आप एक अच्छे स्टूडेंट्स हैं या आप मेरे पास पढ़ते हैं। ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए। अगर बाबू एक तार है, ऐसा नहीं होके इस तरह से कट कर दिया है, समझ में आ रहा है कि नहीं? तो बताइए, अगर पानी के तरह अगर इसको सोचिएगा, करंट को बोले ना पानी की तरह सोच सकते हैं, तो बताइए इतने से स्ना पास करेगा जी? बोलो पहले ये बताइए, ये 1 एरिया बड़ा है कि 2? कौन? 2 बड़ा है। जब आया 1 से बड़ा पास होगा, उधर जाएगा, इतने सा पास होगा। इसका मतलब इतना सा ही एक्टिव एरिया है। बोलो जल्दी से। तो जो एक्टिव एरिया है उसी से ना भाग देंगे। बोलो जल्दी से। तो वाजिब में करंट डेंसिटी का क्या फॉर्मूला होना चाहिए? करंट कितना है बाय एक्टिव एरिया। क्या? तो ये एरिया भले है इतना, एरिया भले है इतना, लेकिन एक्टिव कितना सा है? इतना सा। यह पार्ट एक्टिव एरिया, चाहे यहां दिखाइए, अच्छा इस जगह दिखाइए, बोथ आर सेम। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो यह पार्ट क्या है? एक्टिव एरिया। यानी सर सच में करंट डेंसिटी केवल एरिया लिख दें, ऐसा कंडक्टर रहेगा तब ना। चांस है इस तरह का भी रहने का, इसका मतलब इस तरह से एक्टिव एरिया लिखना जरूरी है, एक्टिव एरिया वेक्टर लिखना जरूरी है। अब सर दिया तो रहेगा ये वाला एरिया, तो एक्टिव एरिया निकालेंगे कैसे? समझ में आ रहा है कि नहीं? आपको बता है एरिया वेक्टर है कि स्केलर? वेक्टर। गॉस थ्योरम सब पढ़े हैं। बोलो, जैसे तुम्हें बताऊं यह बोर्ड है, ये बोर्ड है, यह बोर्ड है, इसका एरिया का डायरेक्शंस किधर है? बताइए किधर है? इस साइड है, ऊपर है, नीचे है, किधर है? वेरी गुड, वेरी गुड, इस साइड है। डायरेक्शंस कैसे बताएंगे? अगर किसी एरिया को वेक्टर बनाना है तो उस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। क्या करते हैं? परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। यह डायरेक्शंस बता देता है किसका? एरिया का। एरिया का यही है जो बोर्ड है, इस एरिया का डायरेक्शंस किधर है? आपके तरफ। किधर है? आपके तरफ है। समझ में आ रहा है कि नहीं? नहीं तो देखिए, जैसे एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, सब लोग इसी तरह से मानता है लेकिन सोचता नहीं है। ये छाता है, ये क्या है? कहेंगे बाबू छाता पूरब साइड में घुमा दो। देखो ये एरिया पर लंब है ना, ये डंडा, बोलो जल्दी से, है कि नहीं? कहेंगे छाता पूरब साइड से घुमाओ ना। तुम किसको घुमाता है? बोलो
एरिया को घुमाता है कि डंटा को घुमाता है? सब लोग एरिया को वेक्टर मानता है कि नहीं? कहेगा कि थोड़ा सा पूरब साइड घुमान दो, बोलो किसको कहेंगे? कॉपी जो मेरे तरफ घुमाओ, तो घुमाओ, कॉपी को मेरे तरफ घुमाओ। बताइए वो डंटा परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे कि नहीं? वहां पे मेरे तरफ बताएगा कि नहीं? यानी उस प्लेन पर जो परपेंडिकुलर डालते हैं वही डायरेक्शन बता देता है। जैसे छाता कहते पूरब साइड घुमाओ, तो ये डंटा पूरब साइड कर देते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो यानी हम लोग को पता है कि सर एरिया जो है ये वेक्टर है। क्या है? और किसी भी वेक्टर को हम लोग तोड़ सकते हैं। क्या कर सकते हैं? तोड़ सकते हैं। और दो वेक्टर रहेगा तो उसको जोड़ भी सकते हैं। 11th क्लास में हम लोग अच्छे से पढ़े हैं वेक्टर चैप्टर में। ध्यान से देखिए क्या है वेक्टर चैप्टर, थोड़ा सा बताता हूँ। ये x है और ये क्या है? y है। अगर सपोज डेट ये f है, ये क्या है? बोले थे ना कि ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। ये थीटा है, ये क्या है? अगर ये f है, नीचे f cos थीटा, क्या हो जाता है? ये f cos थीटा, और इधर क्या जगह? f sin थीटा। होगा कि नहीं? बोलो। f है तो नीचे f cos थीटा, ऊपर, यानी ये एक वेक्टर था, इसको तोड़ के एक एक दो कर सकते हैं। प्रूफ वाली बात है, ये प्रूफ है। दोनों को जोड़ने के बाद फिर यही आता है, वेक्टर मेथड से जोड़ेंगे तो। समझ में आया कि नहीं? तो हम लोग तोड़ सकते हैं। हमको निकालना है सर क्या? एक्टिव एरिया, मतलब ये वाला एरिया, ये वाला एरिया निकालना है कि नहीं? बोलो। ये जो एरिया है ये करंट कैसे पास होगा? करंट इस तरह से, बोलो जल्दी से, बोलो न रे। अब देखिए ये वाला जो है इसका डायरेक्शन किधर होगा? इस तरह से ना, इसका डायरेक्शन इधर, बोलो, होगा ना? यानी ये वाला जो है, ये मोटा वाला, इसका डायरेक्शन किधर हुआ? इस डायरेक्शन में। बोलो। ये करंट के दिशा में नहीं है, करंट के दिशा में नहीं है, इसीलिए ये पूरा एरिया एक्टिव नहीं है, पूरा जगह खाली नहीं है, इसीलिए पूरे जगह पे स्टूडेंट नहीं बैठेगा। उसी टाइप का बात है, बेकार भी है ये नहीं। तो ये मान लो करंट से थीटा एंगल पर है। कितना पर है? तो ये है थीटा एंगल पर। अगर ये एफ, तो नीचे क्या जगह? बोलो जल्दी से। तो एरिया पहले ऐसे था, हाथ को देखना, इसको समझो, हाथ ये ए है, और जैसे करेंगे इसको ऐसे, ए cos थीटा हो जाएगा। इसका मतलब ये वाला चीज बता रहा है, बोलो जल्दी से। यानी ये ए है, ये ए है, जैसे इसका कंपोनेंट लिए, इसका मतलब इधर क्या बना दिया? ए cos थीटा। क्या बता दिया? बोलो। यानी ये जो है इसका एरिया वेक्टर था ए। क्या था? ए। इसको देखे भाई, ये पूरा एरिया एक्टिव नहीं था, एक्टिव एरिया कितना सा ही है, वो कैसे निकालेंगे? तो इसको ऐसे मोड़ लिए, इसका कंपोनेंट देख लेते हैं, इधर कितना है, पता चला ए cos थीटा है। कितना है? इसका मतलब इस जगह एक एरिया जो होगा, ये इतने सा एरिया इसका एक्टिव है। बोलो जल्दी से, बोलो जल्दी से। इसका मतलब ये वाला एरिया ही केवल एक्टिव है, कोई दिक्कत? इसीलिए इस एरिया का जो एक्टिव एरिया है, जो एक्टिव एरिया है, उसका एरिया वेक्टर आपके पास क्या आया? ए cos थीटा। क्या आया? ए cos थीटा। नहीं, हम लोग जानते क्या है? करंट और जो एक्टिव एरिया है, क्रॉस सेक्शन एरिया, उसी के रेशियो को करंट डेंसिटी कहेंगे, कि बेकार वाले को भी, बेकार वाले को नहीं कहेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं? बोलो जल्दी से। क्या ये पूरे से तो नहीं पास होगा ना? होगा जब भी, तो हमको पता है कितने सास होगा। ये इतना कैसे निकालेंगे? वेक्टर से निकाल लिए हम लोग कि इधर था ए, ऐसे जैसे किए ए cos थीटा, यानी ए cos थीटा, इतना सा ही एरिया एक्टिव है। ये सब है कॉन्सेप्ट। समझ में आ रहा है कि नहीं? बहुत इंटरेस्ट आ रहा है। मेरे प्यारे बच्चों, तो लिखे द रेशियो
इसी चीज को केवल लिख देंगे I बाई ए, यानी द रेशियो ऑफ करेंट एंड एक्टिव क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कंडक्टर इज कॉल्ड, क्या कहलाता है बाबू हमारे प्यारे बच्चों? करेंट डेंसिटी। बहुत अच्छी बात है, ठीक है। लिखेंगे धारा एवं चालक के एक्टिव अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के अनुपात को क्या कहते हैं बच्चों? धारा घनत्व कहते हैं, धारा घनत्व कहते हैं, ठीक है। यह वेक्टर है, कैसे है? रट्टाफिकेशन ने अपने बता देगा कि हम वेक्टर हैं, अपने बता देगा कि हम स्केलर हैं, सब बताता है अपने। लिख देते हैं यह सदिश राशि है, बताएंगे अपने बताएगा भी सदिश राशि है। इसे कैसे सूचित करते हैं? वेक्टर जे द्वारा सूचित करते हैं, इंग्लिश वाले लिख लेना, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी एंड डिनोटेड बाय वेक्टर जे। हमारे प्यारे बच्चों ध्यान से देखिए, लिख रहे देखो कि दो तरह का पढ़ा रहे, लिख रहे केस फर्स्ट, लिख रहे व्हेन एरिया वेक्टर, इसको क्या बोलेंगे? एरिया वेक्टर इज एलोंग किधर? करेंट, यानी जब एरिया वेक्टर किधर हो? आई के दिशा में हो, अच्छी बात है। यानी बाबू ऐसा कुछ कर रहा है, कैसा कर रहा है? ऐसा, ठीक है। कि करंट मान के चलो ये गया इधर, ये करंट जा रहा है, अच्छी बात है। और ये जो है ना इस बार बर्बाद होगा, ये प्योर एक्टिव एरिया है। बोलो यहाँ पर ये जो है ये है आपका एक्टिव एरिया, क्या है ये? जिसको ए से दिखा रहे हैं। तो इस जगह पर करंट डेंसिटी जो है जे बराबर क्या लिख सकते हैं? I बाय ए। कहीं कोई दिक्कत? यूनिट भी इसी जगह से बना देता है। यूनिट क्या हो जाएगा? करंट का एम्पियर बाय इसका मीटर स्क्वायर। हमारे बच्चों प्यारे, अगर बाबू ये सही नहीं है, ये लिखना केवल सही नहीं है, ये इसके लिए सही है। किसके लिए? इसके लिए ही केवल सही है। फार्मूला वो होना चाहिए जो सबके लिए सही होता है, फार्मूला वो होना चाहिए जो सबके लिए सही होता है। तो अब सबके लिए फार्मूला कौन सही होगा वह निकालेंगे। बच्चों लिख रहे हो केस सेकेंड व्हेन ए मैक्स एंगल कितना बाबू? थीटा विथ आई, जब ए आई से मतलब धारा से थीटा कोण पर हो, तब बच्चा हमारे प्यारों फ्रेंड्स इस तरह से देखिए, ये एक्टिव एरिया नहीं है, ये एक्टिव एरिया नहीं है। एक्टिव एरिया ये हो सकता है नहीं,
इसको हमने क्या किया, इसका मतलब इसका एरिया वेक्टर, पहले करंट दिखा देते हैं। करंट गया इधर, ओके, करंट गया इधर, चला गया। इसका जो एरिया वेक्टर है कुछ एंगल बना रहे, कुछ एंगल मान के चलो, एंगल बनाया ए, कितना एंगल, थीटा, कितना। इस चीज को थोड़ा सा बढ़ा रहे हैं, बढ़ाए तो ये ए है, तो नीचे क्या हो जाएगा बोलो, ए कॉस थीटा, यानी ये एरिया थोड़ा ऐसे आया इस तरह से। दिस एरिया इज एक्टिव एरिया, एक्टिव एरिया, ओके। और ये जो एक्टिव एरिया है, देखिए ये जो एक्टिव एरिया है ये इसी पर परपेंडिकुलर है, ये वाला है कि नहीं, बोलो है ना जी। जैसे देखिए है कि नहीं, है परपेंडिकुलर। तो एक्टिव एरिया के लिए क्या वर्ड यूज होगा, ए कॉस, क्या हुआ, बैटरी लो है, अच्छा चलने दो। तो एक्टिव एरिया जो है, एक्टिव एरिया कितना हो जाएगा बोलिए, ए कॉस थीटा हो जाएगा, क्या हो जाएगा। तब बताइए करंट डेंसिटी बराबर तब क्या होगा बोलो, जे बराबर आई बाय ए कॉस थीटा। यही वाला सही है, ये वाला 100% सही है। इससे देखो बाबू देखो, इससे ये आ सकता है, लेकिन इससे ये नहीं, तो कौन सही है, आंसर है यही सही है। अगर देखो यहां पर क्या है, एरिया इसका इधर ही है कि नहीं बोलो, एरिया और आई 0 डिग्री एंगल बना रहा है, कितना बना रहा है, थीटा है 0, कितना है 0, कॉस 0 पुट कर दोगे तो कॉस 0 क्या होता है 1, क्या होता है 1, यानी तब आज जे बराबर क्या हो जाएगा, आई बाय ए, नहीं, यानी ये जो फॉर्मूला है इसके लिए भी लागू है, सबके लिए लागू है। तो करंट डेंसिटी बराबर, करंट डेंसिटी में यही वाला इस्तेमाल करना चाहिए कि नहीं, समझ में आ रहा है कि नहीं, यही एक्चुअल फॉर्मूला है। लेकिन बच्चों ध्यान से सुनना, ज़्यादातर केस में ध्यान से सुनना, ज़्यादातर केस में चालक हम लोग लेते हैं कंडक्टर, तो ऐसा ही एरिया रहता है ना, कहाँ में ऐसे छिला हुआ एरिया रहता है, बहुत कम जगह, समझ में आ रहा है कि नहीं। लेकिन नीट में, जेई में जब क्वेश्चंस देता है ना, फंसाने के लिए देगा आपको, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है कि दे देगा ऐसा वाला एरिया, दे देगा ऐसा वाला एरिया इस तरह का, तो आपको ये लेना नहीं है, कौन सा लेना है, एक्टिव एरिया, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो इस तरह से आपने समझ लिया। मैं इधर मिटाना चाहूंगा, इस चीज को हमारे प्यारे मित्रों आगे बढ़ा रहे हैं। आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जे ए कॉस थीटा, क्या हो जाएगा, जे ए कॉस थीटा। कुछ चमका दिखाइए, 11th अगर पढ़े हैं तो, ए डॉट बी, यानी स्केलर प्रोडक्ट ए और बी का क्या होता है, ए बी कॉस थीटा, दिखाई दिया, बोलो जल्दी से। यानी जहां ए बी कॉस थीटा दिखा, इसका मतलब वो क्या है, ए और बी का स्केलर प्रोडक्ट है, क्या है, बोलो जल्दी से। 11th में हम लोग पढ़े हैं, तो इसका मतलब यहां जे ए कॉस थीटा दिख रहा है, क्या दिख रहा है, इसका मतलब आई इज इक्वल टू, तो जे डॉट ए है ये, बोलो जल्दी से, क्या है, बोलो जे सच में वेक्टर है कि नहीं, जे वेक्टर है कि नहीं, अब पता चल गया, सच सर जे वेक्टर ही है, क्योंकि दो वेक्टर का, देखो बाबू, दो वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट, दो वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट ही स्केलर हो सकता है, समझ में आ रहा है कि नहीं। अर्थात आज सर एक चीज और जान गए, करंट स्केलर क्वांटिटी पक्का है, समझ में आ रहा है कि नहीं। यानी बता दिया ये इक्वेशन कि जे भी जे हम वेक्टर है
और करंट ने भी बताया कि सच में हम स्केलर हैं। वो सब फालतू बकवास जो होता है ये लॉ को पालन नहीं करता इसलिए स्केलर है। समझ में आ रहा है कि नहीं? यहाँ साफ साफ दिख गया, प्रूफ हो गया, कोई दिक्कत? तो इस तरह से करंट का ये फार्मूला भी हो गया। अब बच्चों एक चीज और ध्यान दो तब लिखना, करंट का एक फार्मूला भी हो गया। बिहार बोर्ड नहीं पूछेगा, आईसीएसई बोर्ड थोड़ा डिटेल क्वेश्चन पूछता है, नहीं ध्यान से कहेगा। देखो व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट, यह कहेगा इलेक्ट्रिक करंट का वह डिफिनेशन दीजिए। ध्यान से देखिए, इलेक्ट्रिक करंट का वह डिफिनेशन दीजिए जो इलेक्ट्रिक करंट को अदिश यानी स्केलर साबित करता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? कहेगा इलेक्ट्रिक करंट का वह डिफिनेशन दीजिए जो इलेक्ट्रिक करंट को स्केलर साबित करता है। अगर बिहार बोर्ड में पूछ दिया तो 90% बच्चा वही करंट का डेफिनेशन दे देगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? इसीलिए नहीं घुमाता है ज़्यादा। आईसीएसई बोर्ड में पूछा घुमाएगा, कौन बताएगा स्केलर है? ये वाला डेफिनेशन समझ में आया कि नहीं? कि जे डॉट ए यानी डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट ऑफ करंट डेंसिटी एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया वेक्टर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। ओह, यानी नया डेफिनेशन इलेक्ट्रिक करंट का एक और आ गया। नहीं, पहले तो सीखे ही थे, नया फार्मूला भी आया, नया डेफिनेशन भी आया। ये ऐसा डेफिनेशन आया, यह साबित करता 100% कि करंट स्केलर है। ठीक है, करंट स्केलर है, कोई दिक्कत? समझ में आ गया कि नहीं? कि ये डिफिनेशन 100% साबित करता है कि करंट क्या है? स्केलर है। क्वेश्चन से लिख देते हैं। मिक्स में लिखेंगे, करंट का वह डिफिनेशन दीजिए, डिफिनेशन दीजिए जिसमें करंट स्केलर साबित हो सके। ओके, इंग्लिश में इस क्वेश्चंस को कैसे लिखेंगे? या छोड़ दो, हिंदी इंग्लिश करते रहना, ज़्यादा हम समय बर्बाद नहीं करना चाहेंगे हिंदी इंग्लिश में। तो कभी कभी ये भी कर सकता है, करंट का डिफिनेशन करंट डेंसिटी और क्रॉस सेक्शनल एरिया के टर्म में दीजिए, दोनों का मतलब सेम होगा। या इसी क्वेश्चन को ऐसा कर सकता है, करंट का डिफिनेशन मतलब परिभाषा, दोनों मिक्स कर रहे हैं कि दोनों समझ जाएगा। डिफिनेशन करंट डेंसिटी एवं एरिया वेक्टर के रूप में क्या करना है? दीजिए। तो हमारे प्यारे मित्रों, तो हम लोग लिखेंगे करंट, क्या लिखेंगे? करंट देके डैश लगाएंगे। ये क्या है? द डॉट प्रोडक्ट, द डॉट या इसको स्केलर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्केलर प्रोडक्ट ऑफ क्या? करंट डेंसिटी जिसको हम लोग क्या दिखाते हैं? जे एंड एक्टिव क्रॉस सेक्शनल एरिया, एक्टिव क्रॉस सेक्शनल एरिया वेक्टर जिसको हम लोग एस दिखाएंगे, इज
कॉल्ड करंट, इज कॉल्ड करंट। जब यह धारा घनत्व एवं एक्टिव एरिया वेक्टर मतलब एक्टिव क्षेत्रफल सदिश, एक्टिव क्षेत्रफल सदिश, जिसको हम लोग किससे दिखाएंगे, ए से। एक्टिव क्षेत्रफल सदिश के अदिश गुणनफल, कौन सा गुणनफल, अदिश गुणनफल क्या कहलाता है, धारा कहलाती है हमारे प्यारे मित्रों। तो आई इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, जे डॉट ए, ये वाला डेफिनेशन देंगे, कोई दिक्कत। अगर तुमको कहा केवल इलेक्ट्रिक करंट का डेफिनेशन दीजिए, ये भी दे सकते हो, समझ में आ रहा है कि नहीं, जो पहले पढ़े थे वो भी दे सकते हो। इधर मिटाना चाहेंगे, इस तरह से समझ में आ गया है। जल्दी जल्दी लिखिए, जल्दी जल्दी लिखिए। और अब नया टॉपिक्स रिलेशन पढ़ेंगे, रिलेशन बिटवीन करंट डेंसिटी एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, हिंदी में धारा घनत्व एवं अनुगमन वेग में संबंध। क्या संबंध है, थोड़ा जल्दी लिखेंगे। धारा घनत्व और करंट डेंसिटी में क्या संबंध है। संबंध शब्द से हम लोग पहले से परिचित है, जैसे हम लोग भी संबंधी हैं एक दूसरे को, नहीं बोलो जल्दी से। आपके संबंधी पूछेंगे कौन कौन है, बोलो। अगर आपको कुछ हुआ, जिसको जिसको प्रभाव पड़ रहा है, वो सब आपके संबंधी हैं, समझ में आ रहा है कि नहीं। जैसे आपके मदर फादर आपका म्यूचुअल संबंधी है, बहुत अच्छा संबंधी है। आप एग्जाम में फेल भी करते हो तो उसको प्रभाव पड़ जाता है, आपको चोट भी लगता है, उन्हीं के पैसे से इलाज होता है। हर एक चीज़ आपको कुछ भी होता है तो वो प्रभावित हो जाते हैं, यानी वो आपके संबंधी हैं। आपके टीचर भी संबंधी है, केवल एक मामले में, एजुकेशन मामले में। अगर आपसे कोई पूछता है, आप जवाब नहीं दे पाते हैं, मतलब आपका इज्जत गया तो टीचर का भी चला जाता है। संबंधी हुआ कि नहीं। आप फेल कर जाइएगा तो आपको अगर दुख होगा, टीचर को भी थोड़ा दुख होगा। आपको समझा रहा है, आप नहीं समझिएगा, नहीं तो टीचर को भी प्रॉब्लम होता है। टीचर्स भी आपके संबंधी है, टीचर भी आपके संबंधी हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ध्यान से देखो, यानी एक को बदल रहे हैं। जैसे तुम पढ़ाई के मामले में बदलोगे तो उससे टीचर भी प्रभावित होगा। एक बदलने पर अगर दूसरा बदल रहा है तभी वो संबंधी है, नहीं तो अगर आप फेल कर जाते हैं, आपके दोस्त को थोड़ा भी टेंशन नहीं हुआ, मतलब आपसे कोई रिलेशन उसका नहीं था। समझ में आ रहा है कि नहीं।
अगर आप चल रहे थे, चलते चलते गिर गए, पैर टूट गए और आपके दोस्त को थोड़ा भी अगर कोई दिक्कत नहीं हुआ, मतलब आपके संबंधी नहीं है। अगर थोड़ा सा आहा भी निकला ना, इसका मतलब थोड़ा मोड़ा संबंध था। ना ही वो पैसा देगा, खर्च करेगा, वो सब माता पिता न करेगा, वो ज़्यादा संबंधी है। नहीं समझ में आ रहा है कि नहीं? यानी एक को कुछ होता है, उसके चलते अगर दूसरे को कुछ हो रहा है, एक को कुछ हो रहा, एक को कुछ हुआ, उसके चलते अगर दूसरा इफेक्टेड है, तभी संबंधी कहलाता है। ठीक है, कैसे बताते हैं अब हम लोग संबंध? क्या वही संबंध यहाँ भी होता है? पूरे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, हर जगह जो कहते हैं ये रिलेशन जानते हो, संबंध ही है वो। ध्यान से देखो, जैसे कहते ये मेरे पिताजी है, कैसे बताएंगे? हम भी आएंगे, पिताजी को पकड़ो, दोनों को पकड़ो, दोनों को, जिसके बारे में जैसे तुम कह रहे हो क्या वो मेरे पिताजी है, यानी उनको भी पकड़ के लाएंगे, तुमको भी पकड़ के लाएंगे, तब देखेंगे सच में तुम लोग है कि नहीं बाप बेटा। समझ में आ रहा है कि नहीं? यानी किसी भी चीज का संबंध, अगर दो चीज का संबंध पता करना होता है, सबसे पहले दोनों को पकड़ के लाइए, उसके बाद एक दूसरे से मिलाइए, पता चल जाएगा कि वो संबंधी है, अदरवाइज नहीं चलेगा। तो आज का टॉपिक है कि धारा घनत्व एवं अनुगमन वेग में संबंध। इसका मतलब है बच्चों पार्टी कि धारा घनत्व और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में संबंध है। अगर धारा घनत्व कम ज्यादा होगा तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर भी प्रभाव पड़ेगा। एक तो यह बात सीखे, समझ में आ रहा है कि नहीं, कि अगर धारा घनत्व को 19-20 हुआ, ठीक है, कम ज्यादा हुआ, इसका मतलब है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी कम ज्यादा होगा, तभी तो संबंधी है, नहीं तो नहीं होता। अब कैसा संबंध है? अब कैसा संबंध है, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? बाप को भी पकड़ो, बेटे को, जो भी है, दोनों को पकड़ के लाएंगे, उसके बाद पता कर लेंगे कैसा संबंध है। आया समझ में? इसी तरह से बच्चों हर एक जगह, हर एक क्लास में, नॉट फॉर फिजिक्स, ये फिजिक्स में इसीलिए बोके नहीं, ये हर एक जगह पर यूनिवर्सल ट्रूथ है। ठीक है, ये सब चीज़ें तुम्हें आसान बनाएगा समझने में, ठीक है, पढ़ने में। अपने से रिलेट करके हर चीज़ को पढ़ो, ध्यान से देखो। तो ऑब्वियसली है, हम लोग जानते हैं संबंधी पता करते हैं पहले से। तो पहले लॉ करंट डेंसिटी, वी नो क्या जानते हैं बोलो? करंट डेंसिटी इज इक्वल टू I/A। अगर चालक सीधा है तो ज़्यादातर केस में उसी तरह रहेगा ना। एक और दूसरा हमको क्या लाना है बोलो? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी बराबर क्या जानते हैं? NE/, क्या जानते हैं? I/NEA। ध्यान दो, तो I यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो इस चीज को एक बार और आगे बढ़ाइए। तो I बराबर क्या लिखता है? JA। क्या लिख सकते हैं? डायरेक्ट संबंध नहीं मिल रहा है, हो सकता है चचेरा मामा हो, नहीं समझे? कहते नहीं, कहते हैं कि ये मेरे मामा है और वो उनके भाई है, इसलिए वो भी मेरे मामा होगा। डायरेक्ट नहीं मिल रहा है, नहीं। ध्यान से देखिए, तो इस तरह से हो गया इक्वेशन। इसको मान लो सेकेंड, क्या मान लिया? इसको मान लो क्या? फर्स्ट। अब दोनों को मिला जुला देते हैं, पता चल जाएगा। सेकेंड है ये फर्स्ट है। हाँ ठीक है। तो चलिए देखिए, तो ये फर्स्ट है और ये सेकेंड है, दोनों को पकड़ के लाए खोज के, अब दोनों को मिला जुला देंगे, पता चल जाएगा। अगर बोला कोई पापा तो समझेंगे सच में उसका पापा है, और बोल रहा है बेटा, समझ जाएंगे बाप बेटे का रिश्ता है। अब इसको मिला जुला, इसको क्या करेंगे? मिला जुला, यानी इसको पुट कर देंगे किसमें? एकदम आसान है, यानी कहेंगे समीकरण सेकेंड में फर्स्ट का मान रखने पर, इंग्लिश नहीं लिखेंगे, लिख लेना, यानी कि हम नहीं जानते हैं। पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन सेकेंड इन इक्वेशन, सॉरी, पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन फर्स्ट इन इक्वेशन सेकेंड। हाँ, बहुत मजा आएगा, एकदम इंटरेस्ट के साथ पढ़ना है। आई के जगह क्या लिखेंगे? JA,
बाय एन ई ए। ए ने ए को मार दिया, ए ने ए को नहीं, कुछ तो 1 है, कोना कोनी गुना कर दो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, जे इज इक्वल टू एन ई, और इधर क्या जगह भी डी। ओके, संबंध निकल गया, निकला कि नहीं बोलो। जैसे जैसे भी डी बढ़ी, यानी ड्रिफ्ट वेलोसिटी जैसे जैसे बढ़ेगा करंट डेंसिटी भी बढ़ेगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी घटा तो करंट डेंसिटी भी घटेगा। समझ में आया? संबंधी है कि नहीं बोलो। मिला जुला के बाद पता चल गया कि संबंध सच में रखता है। 1 मिनट लेंगे, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे आप लोग का। चलो, बहुत टाइम, इतना अच्छे से पढ़ा रहे हैं और बहुत टाइम लिखा देता है ना आदमी। हमने वीडियो को प्राइवेट कर दिया। कुछ स्टूडेंट्स क्या है ना, वीडियो पर डिपेंडेंस हो गया खुद का, मेरा नहीं सोचता वीडियो ये देख लेंगे सर का, वही पढ़े हुए करते हैं। आपको पढ़ाने के लिए वीडियो थोड़ा ना हम छोड़े हैं, अभी जो छोड़ रहे हैं क्योंकि आपको तो पढ़ा ही रहे हैं। जो मेरा स्टूडेंट घर में, उसको भी पढ़ाने के लिए नहीं, तुम काहे ना आया है पढ़ाने के लिए, इसलिए वीडियो छोड़ रहे हैं कि कोई बाहरी आदमी नहीं समझे, आज देखे कल देखे नहीं समझे, सेम टॉपिक जब देखेगा ना उसको लगेगा कि फिजिक्स क्या है, ना समझे, इसीलिए छोड़ देते हैं। ठीक है, या आपके लिए भी छोड़ता है। अगर कोई फड़फड़ कर रहा है ना कि हम पढ़ लिए करंट फलना सर बहुत अच्छे हैं, तब बेटा अब कोई दिक्कत नहीं है, उसको वीडियो 2 ठो दिखा देना मेरा, बोला क्या पढ़े हो, उसी को वीडियो दिखा देना, बस वो उसके बाद वो कहेगा कि नहीं हम यहीं पढ़ेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं? अगर ज़्यादा कहेगा वो अच्छे हैं वो खराब है, ठीक है, उसको बोलना कि लो मेरे सर का एक जो पढ़े हो एक वीडियो देख लो। तो समझ में आ गया यहाँ तक? अब बहुत क्वेश्चंस पूछता है, ठीक है, नोट करके लिख लो, नोट करके लिख लो। पहली बात ये, करेंट डेंसिटी, ध्यान से देखो बाबू, कह देगा कि करंट बढ़ेगा तो करंट डेंसिटी बढ़ेगा घटेगा? बढ़ेगा। ऊपर में ऑप्शन यानी ऑब्जेक्टिव में पूछते रहता है यही सब चीज, नहीं इसको कैसे बनेगा तो हम लिख दे करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई, बोलो। दूसरा कह देगा कोई चालक का मोटाई, मतलब ये वाला एरिया बढ़ा दिया जाए, ये वाला एरिया करंट क्या जाएगा, घट जाएगा, करंट डेंसिटी घटेगा कि नहीं, यानी करंट डेंसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसका, एरिया। ओए अब यहां से चलिए, अगर देखिए करंट डेंसिटी अब यहां पर देखो किस पर डिपेंड कर रहा है, एन पर। एन मतलब नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, किसी कंडक्टर के पर यूनिट वॉल्यूम में कितना फ्री इलेक्ट्रॉन है वही है ना। इसका मतलब अलग अलग, ए बाबू, अलग अलग मटेरियल रहेगा तो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन अलग अलग होंगे, अलग अलग मटेरियल रहेगा, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन अलग अलग होंगे। इसका मतलब अलग अलग कंडक्टर का, इसका मतलब अलग अलग मटेरियल वाले कंडक्टर का करंट डेंसिटी अलग अलग हो सकता है। समझ में आ रहा है ना? ये सब क्वेश्चन सीधे नीट सब में पूछता है, ठीक है, लेकिन हम सब के लिए पढ़ाते हैं इसलिए। तो तुम देखो इस तरह से कि करंट डेंसिटी या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका है, यही बता देगा तुमको कि अलग अलग मटेरियल के लिए करंट डेंसिटी कहेगा। एक बार कॉपर से इतना एम्पियर का करंट पास किए, समझ में आ रहा है कि नहीं, तो इतना करंट डेंसिटी हुआ। अगर यदि उसको दूसरा मटेरियल दे देगा, सिल्वर से पास कर देंगे, तब क्या होगा, समझे, घट भी सकता है और बढ़ भी सकता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? आया नहीं आया समझ में? यानी अलग अलग मटेरियल का अलग अलग नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और फ्री नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन डिपेंड्स ऑन करंट डेंसिटी। सो डिफरेंट मटेरियल हैव डिफरेंट करंट डेंसिटी। ओके, अब ये तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, ये बदलता और किस पर बदल रहा है, VD पे, किस पर। चौथा बात ये भी देखना है कि करंट डेंसिटी जी तुम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है यार,
किसका? VD का। यानी VD बढ़ा मतलब करंट डेंसिटी भी बढ़ेगा। यानी करंट डेंसिटी पूछ देगा, करंट डेंसिटी धारा घनत्व चालक के पदार्थ पर निर्भर करता है। ए नंबर कहेगा हाँ, बी नंबर में कहेगा नहीं, सी नंबर में कहेगा हाँ या नहीं, डी नंबर कहेगा नन ऑफ दीज। तो क्या कहेंगे? हाँ। क्या कहेंगे? हाँ। ये सब तगड़ा क्वेश्चन बनता है, ये सब जो गहराई से पढ़ेगा। कहता है ना ऑब्जेक्टिव दिए सर याद कर लेंगे वही आएगा, नहीं उन्हें भ्रम है, भ्रम वो सब में नहीं जीना है। ऑब्जेक्टिव आता कहाँ से है? चीजें को समझने के बाद। कहाँ से? हर चीज को समझते हुए पढ़िएगा, खेल खेल के पढ़िएगा, नहीं हंस हंस के, न समझे? यानी मजा ले लेके अगर पढ़िएगा तो समझ जाइए कि आपका सब चीज होगा। ऑब्जेक्टिव रहे सब्जेक्टिव रहे कुछ भी नहीं, एकदम सीखना है। फिजिक्स इज नॉट ए रट्टाफिकेशन, रट्टा नहीं मारना है। मैं तुम्हें हर एक चीज सोचवा दूंगा। तरीका अलग भी है लोगों को आया। इसके अनुपात को ये कहते हैं, 4 बार हिंदी बोल दिया, 5 बार रटवा दिया उसको, वो याद रहता। जो चीज रटा है वो याद रहा है जी आज दिन तक? समझा हुआ चीज सब दिन याद रहेगा। हल्का हल्का रिवाइजिंग करते रहिए। बेस्ट ऑफ लक। बहुत मेहनत कर रहे हैं आप लोग, इसी तरह से कीजिए। ठीक है, ओके बाय।